मैं आप सबको सबसे पहले तो साधुवाद देना चाहता हूं। एक गंभीर चिंतन के साथ आपने जंगल की इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर किस तरह आगे आने वाले दिनों में हम अपने इस अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का काम करें। एक लंबे इंतजार तक पूरे दिन इंतजार करके आज के इस सम्मेलन के बाद कुछ फैसलाकुन लड़ाई लड़ने का मन बनाकर आप यहां से उठकर चलने का काम करेंगे कि मात्र 23 साल की उम्र में जिसने फांसी के फंदे को चूमा उसकी क्या उम्र रही होगी, और आज का जो 23 साल का नौजवान है वो अपने से उसकी तुलना कर सकता है कि उसके मन में किस तरह के भाव या किस तरह के विचार क्या उठते हैं या नहीं है। और उससे भी 3 साल पहले जिसने 1928 में महात्मा गांधी और कांग्रेस को यह पत्र लिख कर दिया, और जो आज 2012 तक आजाद हिंदुस्तान के बाद उसी तरह हमें रूबरू दिख रहा है और रहने के लिए मजबूर कर रहा है, हम सब की बेबसी का जो जिम्मेदार है। और उस समय भगत सिंह ने लिखा था गांधी जी को कि मैं देख रहा हूं कि आज से 15 साल बाद हिंदुस्तान तो आजाद होगा, पर वो हिंदुस्तान किस तरह का हिंदुस्तान होगा। हिंदुस्तान को राजनीतिक आजादी तो मिलेगी, परंतु आर्थिक आजादी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारे गैर बराबरी दूर होगी या नहीं होगी, यहाँ के रहने वाले लोगों का पेट भरेगा या नहीं भरेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या और जमीन के रहने वाले उन कमेरे खेतिहर मजदूर और आदिवासी लोगों को भी खदेड़ कर उन्हें भूखमरी के कगार पर खड़ा करने वाला हिंदुस्तान तो नहीं बन जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेज के एक तरफ तो गोरी चमड़ी का पूंजीपति होगा और मेज के दूसरी तरफ काली चमड़ी का पूंजीपति होगा, और गोरी चमड़ी का पूंजीपति अपनी पूंजी की हिफाजत करने के लिए फाइलों का आदान प्रदान कर इस हुकूमत को काली चमड़ी के पूंजीपति को दे देगा, और खेल फिर पैसे और पूंजी का चलता रहेगा, कमेरा बना रहेगा और फकीर बना रहेगा, और किसी की गुर्बत और बेरोजगारी की बदहाली पर कोई चिंता करने का काम नहीं किया जाएगा। ये सपना देखा था 20 साल के नौजवान ने, और वो सपना देखते हुए 3 साल बाद फांसी के फंदे पर चूम गया। जब दोनों पूंजीपतियों ने आपस में इस घिनौनी हरकत और समझौते के तहत उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया कि ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पर एक भगत सिंह गया, सैकड़ों भगत सिंह पैदा हुए। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हुआ, परंतु वो सपना और वो बात जो उसने आजादी से 1947 से पहले 1928 में कही थी, वो बात आज 2012 में हमारे आपके सामने है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोगों को पेट भरने के लिए अनाज मुहैया नहीं है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को जमीन किस तरह से मुहैया कराई जा सके, इस बात के लिए आपको जंगलों से खदेड़ा जा रहा है। जल जंगल पानी जो हमारा अपना है, जहां हजारों साल से हमारे पूर्वज रहते रहे, जहां की पारंपरिक ज्ञान के आधार पर अपनी इस नई संस्कृति को सींचने का काम किया, हमें हमारी जमीन से खदेड़ कर पुनर्वासित करने की बात करने वाले नकारे लोग किसी भी रूप में इस व्यवस्था को परिवर्तित नहीं करना चाहते। कि बहनें जब तक इस कमान को अपने हाथ में नहीं संभालेगी, तब तक ये बेशर्म समाज कहीं ना कहीं रूप में घिनौने समझौते कर आप लोगों की नीलामी और आप लोगों को बेचने का काम करते आएंगे। हिंदुस्तान की आजादी के 65 साल बाद हमें भीख मांगनी पड़े, अब तो आजाद हिंदुस्तान है, हमारी आपकी सरकार है, आपके वोट से बनी गई सरकार है, फिर किसी दूसरे को जिम्मेदार क्यों ठहराओगे। हम बहराइच में जाएंगे, डीएम को कहेंगे, और आप बहराइच ना जा सको इस बात के लिए आजाद हिंदुस्तान की सरकार वो धारा और कानून बना दे जिससे कि आप जुलूस में निकाल सको। उस तमाम व्यवस्था को देखना पड़ेगा, और अंग्रेजों के समय में भी उस व्यवस्था को देखकर मंगल पांडे जैसे लोगों ने इस तरह की नाफरमानी कर देहात को छोड़ने की शुरुआत करने का काम किया। और इसलिए उन तमाम लोगों को अगर वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बने, तो ये पहली शर्त है कि हिंदुस्तान के रहने वाले हर बहन और भाई का पेट सही तरह से भरने का काम। ये पहली शर्त है हिंदुस्तान की धरती पर पैदा होने वाला बच्चा तालीम याफ्ता बन सके, वो भी शिक्षित बन सके। ये पहली शर्त है कि अगर हम किसी को रोजगार मुहैया नहीं करा सकते तो हम उससे रोजगार छीनने का काम भी ना करें। आप रोजगार मुहैया नहीं कराओगे और हमारे से रोजगार छीनने का काम करोगे
ये हक आपको किसी ने नहीं दिया। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का काम करोगे और फिर नव उदारवादी नीतियों के तहत विदेशी पूंजीपतियों और हिंदुस्तान के पूंजीपतियों के लिए, इसलिए कि वो और ज्यादा मुनाफा कमा सके, बड़े कल कारखाने लगा सके, उन्हें और ज्यादा सहूलियतें दी जा सके, उनके लिए बिजली के उत्पादन के कारखाने लग सके, बड़े बड़े डैम लग सके, उससे आपकी झोपड़ी में रोशनी नहीं जलेगी, उससे आपको आराम मिलने का काम नहीं होगा। कुछ चंद घरानों की लफाजी और अय्याशी के लिए तुम हमें ठोकर मारकर बाहर खदेड़ना चाहते हो। तुम आजाद हिंदुस्तान के रखवाले हो या तुम आजाद हिंदुस्तान को उजाड़ने वाले हो। और हम तब भी न समझे इस बात को। शहीद आजम भगत सिंह ने तो उन्होंने जिनके राज में सूरज उगता था और सूरज छिपता था, उन्हें चुनौती देकर अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ा लिया। अब तो आजाद हिंदुस्तान के वो लोग हैं जो आप ही के वोट से जीतते हैं। एक बार यही फैसला कर लो कि वोट उसे देंगे जो हमारी बात मानने का काम करेगा, और जो हमारी बात नहीं मानने का काम करेगा उसे वोट देने का काम नहीं करेंगे। जिस दिन ये फैसला करने का काम कर लिया, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। दिल्ली और लखनऊ में बैठने वाले लोगों के मन में है कि आपके वोट को तो शराब की थैली पर खरीद लेते हैं, आपके वोट को आपके गांव के प्रधान को पैसे देकर खरीद लेते हैं, आपके वोट को नीलामी लेकर वोट खरीद कर सत्ता में बैठकर 5 साल तक आपकी गर्दन को मरोड़ने का काम करते हैं। आप जैसे गन्ने में से जूस निकलता है, गर्दन को मुड़वाने का काम करोगे या अपने लिए अपनी हुकूमत की और अपनी बात की सरकार को बनाने का काम करोगे? कितनी बार बेवकूफ बनने का काम करें? दिल्ली की सरकार ने नारा लगाया गरीबी हटाओ, सारे गरीबों ने जाकर डिब्बा भर दिया और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। गरीबी हटी? क्यों नहीं हटी? आपकी बेबसी और लाचारी का फिर मखौल उड़ाया गया और नारा दिया रोटी कपड़ा और मकान। जिसके पास मकान नहीं था, जिसे रोटी नहीं मिलती थी, ना भाई वोट दे दो, हो सकता है उसके बाद रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए, कम से कम जीने का अधिकार तो मिल जाए। लोगों ने वोट दिया, सरकार बन गई, प्रधानमंत्री बन गए, परंतु भूखे को 2 समय खाना मुहैया नहीं हुआ, 2 हाथों को रोजगार नहीं मिला, रोटी कपड़ा और मकान न मिलकर करोड़ों लोग खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर कर दिए गए। फिर नारा लगा आपके धर्म के आधार पर जय श्री राम। लोगों ने जय श्री राम के नाम पर ही सत्ता पे बैठा दिया। ये राम राज लाने वाले हैं। कौन सा राम राज? जिसमें बंगारू लक्ष्मण पैसे देता हुआ पकड़ा जाए, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर समाज के हित के लिए जमीन किसानों को भगाकर उठेर कर राज्य सरकार जमीन लेने का काम करे और उसके बाद उस जमीन को उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जोतने के लिए दे दी जाए कि वो उसका मुनाफा कमाने का काम करे? क्या इस तरह से राम राज आएगा? और उसके बाद भी हम चेतने का काम न करें, सोचने का काम न करें, तो कोई दूसरा आपके मुंह में आकर चम्मच देने वाला नहीं है। ये चम्मच अपने आप उठानी होगी, ये अधिकार अपने आप पहचानने होंगे, इस लड़ाई को अपने आप लड़ना होगा। कोई दूसरा आकर आपको ये अधिकार दान के रूप में देने वाला दया करते हुए नहीं है। जब अंग्रेज यहां से गया 1947 को, तब हिंदुस्तान की आबादी थी 35 करोड़ और आज आबादी है 123 करोड़। जब 35 करोड़ की आबादी थी उस समय बेरोजगार थे 2 करोड़, आज बेरोजगार है 20 करोड़। ये 2 करोड़ से 20 करोड़ यानी 10 गुना बेरोजगारों की संख्या को बढ़ाने वाला कौन है? 55 साल तो कांग्रेस ने राज किया, 11 साल भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्होंने राज किया वही तो जिम्मेदार है। जिम्मेदार वो है और कहेंगे ये कि तुमने कर्म ऐसे करे होंगे तो ऊपर वाला इस तरह के काम कर रहा है कि जिससे तुम्हें फल ही नहीं दे रहा। ये कर्म और पाप और उसकी उससे बाहर आ जाओ, ये ड्रामा है और नाटक कर कर तुम्हें बहकाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं। अपने कर्म और काम पर विश्वास कर अपनी मांग को राजनीतिक और आर्थिक आजादी की लड़ाई के लिए जब तक तत्परता के साथ अपने मन को बनाने का काम नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी इस गैर बराबरी को दूर करने का काम नहीं किया जाएगा।